रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जनवरी से रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी चीजें छूटी होंगी वो भी इस क्लासेस में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, जो भी चीजें छूटे होंगी उनको भी हम इन क्लासेस में कवर कर लेंगे। एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है, लिखना हमारे साथ है। 2025 के अंत में भारत चीन द्वारा बेसिकली चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में धान का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक बन गया है। अभी आपको बता देता हूं 2025 की रिपोर्ट, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार भारत धान का सबसे बड़ा ठीक है उत्पादक धान का सबसे बड़ा उत्पादक धान का 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत धान का सबसे बड़ा उत्पादक भारत धान का क्या बन चुका है दोस्तों, सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बन चुका है। और क्या बन चुका है दोस्तों, और निर्यातक बन चुका है। निर्यातक बन चुका है। और हम लोगों ने किसको पीछे छोड़ा है मालूम है? चीन को पीछे छोड़ा है। बहुत बड़ी बात है। चीन को क्या किया है दोस्तों, चीन को पीछे छोड़ा है। पीछे छोड़ा है हम लोगों ने, चीन को पीछे छोड़ा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए कि हम लोगों ने चीन को पीछे छोड़ दिया। अब बीपीएससी 70वीं दीजिएगा, चाहे सिविल सर्विस दीजिएगा, एडीओ देगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ यहाँ से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो धान उत्पादन में, ठीक है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर बांग्लादेश है। अगर धान उत्पादन की बात करता हूं तो पहले स्थान पे कौन आ चुका है दोस्तों, पहले स्थान पे भारत आ चुका है, दूसरे स्थान पे चीन आ चुका है, तीसरे स्थान पे चीन आ चुका है, तीसरे स्थान पे कौन आ चुका है, बांग्लादेश आ चुका है, तीसरे स्थान पे कौन आ चुका है दोस्तों, बांग्लादेश आ चुका है, तीसरे स्थान पे बांग्लादेश आ चुका है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। भारत का कुल फसल का लगभग 25% भाग धान की खेती के अंतर्गत आता है। भारत में जितना भी फसल उगाया जाता है, भारत कुल फसल का लगभग 25% भाग धान की खेती के अंतर्गत आता है। जैसे भारत में जितना भी फसल उगाया जाता है, भारत कुल फसल का क्या दोस्तों, 25% भाग जो है ना, वो धान जो होता है ना, धान की जो खेती होती है, धान की खेती के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ, जितने भी धान की खेत होते हैं ना, उसमें मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जितने भी धान की खेती होती है वहां से क्या होता है दोस्तों, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। जो मीथेन होता है ना, इस मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस का क्या होता है दोस्तों, उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। CH4 धान की खेतों से क्या निकलता है, CH4 निकलता है। वैश्विक धान निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% है। जैसे विश्व में जितना भी धान निर्यात किया जाता है, वैश्विक निर्यात में भारत की विश्व में हिस्सेदारी वो मालूम है कितनी प्रतिशत है, लगभग कितनी प्रतिशत है मेरे भाई, 40% है। 40% है। विश्व में जितना भी धान निर्यात किया जाता है ना, उसको 40% पूरे विश्व भर में केवल भारत करता है। भारत में धान निर्यात में 20 मिलियन मीट्रिक टन है। अगर पूछे कि भारत का धान निर्यात है कितना, तो भारत का धान निर्यात 20 मिलियन मैट्रिक टन है, याद रख लीजिएगा। भारत का जो धान निर्यात है ना, धान जो निर्यात आप देखोगे, भारत का धान निर्यात कितना है, लगभग 20, बहुत ज्यादा है निर्यात, 20 मिलियन मैट्रिक टन है। 20 मिलियन मैट्रिक टन है। मैट्रिक टन है, याद रख लीजिएगा। ये धान के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ से पेपर में सीधे तौर पे प्रश्न पूछ लिया जाता है, यहाँ से सीधे तौर पे प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। अब इसको कि धान क्या है, अब मान लो जब हम लोग पढ़ रहे हैं धान के बारे में, रिपोर्ट के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि भैया धान कैसी फसल है, धान एक खरीफ की फसल है। याद रख लीजिएगा, धान कैसी फसल है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना, ऐसे लिखना शुरू करना, कि धान क्या है, धान एक खरीफ की फसल है। खरीफ जो है ना, खरीफ की क्या है दोस्तों, फसल है, खरीफ की फसल है। धान क्या है दोस्तों, खरीफ की फसल है। पहला कथन तो यही, इसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, याद रख लेना। रोपाई कब, जून जुलाई में होती है, और कटाई सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। जून जुलाई में रोपाई होता है। रोपाई कब होती है, इसकी रोपाई कब होती है दोस्तों, जून जुलाई में होती है। जून जुलाई में क्या होती है, जून जुलाई में इसकी क्या होती है दोस्तों, रोपाई होती है। और क्या होता है दोस्तों, सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है।
और कटाई अगर पूछे कब होती है, सितंबर अक्टूबर में होती है कटाई। अब देखिएगा तो कटाई कब होती है दोस्तों, तो सितंबर है अपना, सितंबर अक्टूबर में क्या होती है, सितंबर अक्टूबर में क्या हो जाती है दोस्तों, कटाई हो जाती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई हो जाती है। अब इसको तापमान देखो, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जो न्यूनतम तापमान है, न्यूनतम जो तापमान है, न्यूनतम तापमान जो है ना, न्यूनतम तापमान इसके लिए कितना चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री से अधिक, 25 डिग्री से इतना अधिक, 25 डिग्री से अधिक इसके लिए क्या चाहिए होता है, तापमान चाहिए होता है, तापमान चाहिए होता है, 25 डिग्री से अधिक इसके लिए क्या चाहिए होता है, तापमान चाहिए होता है। आदर्श तापमान 30 डिग्री या फिर दिन का तापमान इसके लिए अगर पूछे, इसके लिए दिन का जो तापमान होता है, दिन का तापमान 30 डिग्री होना चाहिए। आदर्श तापमान, इसको आदर्श तापमान, आदर्श तापमान अगर पूछ ले, आदर्श तापमान पूछ सकता है। ये न्यूनतम अगर पूछा है 25 डिग्री, लेकिन आदर्श तापमान दिन का 30 डिग्री होना चाहिए और रात का 20 डिग्री होना चाहिए। और रात का कितना होना चाहिए, रात का इसके लिए कितना होना चाहिए, 20 डिग्री होना चाहिए। तब धान की खेती बहुत तेजी से फलती फूलती है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। दक्षिण भारत में पश्चिम बंगाल 2 से 3, अब जैसे कि दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल में 2 से 3 फसल संभव है अपना। अब जैसे कि मान लो इसमें जो है मृदा के बारे में पूछ सकता है ना। अब जैसे कि मान लो अब भारत में धान उत्पादन करने वाले, अब जैसे कि मान लो 3 शीर्ष राज्य 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, मैं फिर से बता देता हूं, मैं एक चीज नहीं बता रहा हूँ चावल उत्पादन में, मैं सिर्फ 3 राज्यों के बारे में बता रहा हूँ 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार। 2025-26 की जो रिपोर्ट आई है, 2025-26 की जो रिपोर्ट आई है ना, 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 3 राज्य जो धान का सर्वाधिक उत्पादन कर रहे हैं। पहले पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पहले पे कौन हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, उत्पादक राज्य है, ये उत्पादक राज्य है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये उत्पादक राज्य है, ये उत्पादक राज्य है, इतना उत्पादक राज्य है, ये उत्पादक राज्य है। ये क्या है मेरे भाई, उत्पादक राज्य है। पहले पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दूसरे पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी दूसरे पे पंजाब हो जाएगा, दूसरे पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पंजाब हो जाएगा, दूसरे पे पंजाब हो जाएगा, तीसरे पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा, तीसरे पे वेस्ट बंगाल हो जाएगा। उत्पादकता के बारे में बात कर रहा हूँ, उत्पादकता के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलती मत सुन लेना, उत्पादकता के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जो शीर्ष उत्पादक राज्य जो है धान का, वो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है। धान एक जल गहन फसल है, बेसिकली होता है धान एक जल गहन फसल है, याद रख लीजिएगा। और अगर मान लो यहाँ पे जल नहीं होता है, बारिश नहीं होती तो धान की फसल खराब हो जाती है। या फिर आप कहीं से भी पानी का व्यवस्था कर सकते हो तो पानी का व्यवस्था करिए, ठीक है, कहीं से भी पानी का व्यवस्था कर सकते हैं तो पानी का व्यवस्था करिए, क्योंकि यहाँ से तो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर क्या करिएगा, नहीं बताइएगा, आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना ही पड़ेगा। अब मैं एक प्रश्न आपके सामने दाग रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका दे पाते हैं, ठीक है। दागते हैं आपके सामने प्रश्न, ठीक है, दाग द फायर की तरह आपके सामने प्रश्न, देखते हैं कितने हमारे जो प्रिय छात्र हैं, कितने लोग जो है इसका सही आंसर दे पाते हैं। एकदम ईमानदारी से क्लास करना, तुम रियलिटी में बता रहे हैं, तुम जो है इसमें टॉप करोगे, अपना टॉप करोगे आप, रियलिटी में बता रहा हूं, ठीक है। चलो इसके आंसर देना, इसका आंसर देना। 2022-23 के में हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें हल्दी के बारे में हमने पूछ दिया है, लेकिन क्या करिएगा, बताना तो पड़ेगा, ठीक है। अभी बेसिकली जानबूझ के मैंने इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। तो 2022-23 में हल्दी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, बिल्कुल पहला कथन तो सही है। भारत में हल्दी की लगभग 30 से अधिक किस्में पाई जाती है, ये भी कथन सही है। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु हल्दी उत्पादक राज्य है, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही, यानी कि इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों ही कथन सत्य हो जाएगा। इसका आंसर 1, 2, 3 यानी कि तीनों का तीनों कथन ही सत्य हो जाएगा, तीनों का तीनों कथन ही सत्य हो जाएगा, तीनों का तीनों कथन ही सत्य हो जाएगा। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, बता दो पहले, हमको इतना बता दो कि नोट्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो भी बता दो भाई, हम फालतू में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। नोट्स नहीं बना रहे हो तो भी भैया हमको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम खुद ही आपको जनवरी 2026 से रिवीजन कराना शुरू किए हैं। नोट्स बनते रहना चाहिए, नोट्स बनते रहना चाहिए, वरना मेरे पढ़ाने का कोई मतलब थोड़े है। हम आएंगे, हम भी उसी टाइम पास करके चल जाएंगे। अभी आपको पता है पेरू के अमेजोन वर्षा वन में क्या था, अब पूछा जा सकता है अमेजोन में बिना डंक वाली मधुमक्खी का एकाधिकार। जी हाँ, अब मैं बता दूं पेरू के वर्षा वन में
नहीं बनना है तो भैया बता देना हमको, ठीक है, कोई मतलब नहीं, इतना जो है डेप्थ में जाके आपको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे रिवीजन करवा रहे हैं, फिर भी आप ऐसा बात करिएगा तो फिर हमको समझ में नहीं आता है कि समझ से परे हैं आप लोगों के लिए। अमेजोन में बिना डंक वाली मधुमक्खी का एकाधिकार, जी हाँ, पेरू के अमेजोन वर्षा वनों में रखना मेलोपोनी जनजाति की स्थानिक बिना डंक वाली मधुमक्खी की प्रजाति पाई गई है, ठीक है, मधुमक्खी पाई गई है। और पेरू के सेंटियो नगर पालिका में अध्यादेश के माध्यम से मधुमक्खी कानून का एकाधिकार प्रदान किया गया है। अब बिना डंक वाली मधुमक्खी जो है ना, ये पेरू के अमेजोन वर्षा वनों में देखने को मिली है। सिंपल यहाँ पे प्रश्न यही बनेगा कि बिना डंक वाली मधुमक्खी कहाँ पे देखने को मिली है, तो पेरू के अमेजोन वर्षा वन में बिना डंक वाली मधुमक्खी देखने को मिली है, बिना डंक वाली मधुमक्खी आपको देखने को मिली है। तो यहाँ से सीधे तौर पर ऐसे प्रश्न बन जाएंगे आपके, ठीक है। स्पाइना बिफिडा, नाम सुना है सभी लोगों ने, स्पाइना बिफिडा, सभी लोग, कितने लोग नाम सुने स्पाइना बिफिडा का? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने याद रख लीजिएगा के अनुसार भारत में स्पाइना बिफिडा यानी कि व्यापकता विश्व भर में सबसे अधिक है, लगभग 1000 जन्मों पर 4 है, 1000 जन्मे बच्चों पर 4 है, जिसमें प्रतिवर्ष 25,000 से 30,000 बच्चे प्रभावित होते हैं। और यह जन्मजात एक न्यूरल ट्यूब दोष है जिसमें भ्रूण के प्रारंभिक विकास के दौरान रीढ़ की हड्डी जो है स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से बन नहीं पाती है, ठीक है, यह निचले अंगों को या फिर पूर्ण पक्षाघात कारण बनता है। बेसिकली स्पाइना बिफिडा जब बच्चे का जन्म होता है ना तो उसके हड्डियों का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। मैं पिक्चर्स के माध्यम से आपको दिखाता हूँ, और ये स्थिति भारत में काफी दयनीय है ना, भारत में स्थिति काफी दयनीय है ना, भारत में जो स्थिति है ना काफी दयनीय है ना, बहुत स्थिति खराब है भारत में, याद रख लीजिएगा, ठीक है, भारत में स्थिति काफी ज्यादा खराब है। इसके कारण ये न्यूज चर्चा में बटोरे हुआ है, क्योंकि होता क्या ना कि इस तरीके का एग्जामिनर जो होता है ना, प्रश्न ज्यादा तौर पे पूछ लिया जाता है, ज्यादा तौर पे प्रश्न इसके ऊपर एग्जामिनर पूछ लेता है। स्पाइना बिफिडा ये चर्चा में था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना इसके बारे में बताता भी नहीं, ठीक है, इसके बारे में बताता भी नहीं इतना, क्योंकि ये चर्चा में काफी ज्यादा है। देखो स्पाइना बिफिडा में होता क्या है ना, ये जो भ्रूण जो होता है ना, भ्रूण की हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी जो रिपोर्ट जारी की है, अभी जो WHO ने जो रिपोर्ट जारी की है, WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत में लगभग 1000 जन्मों पर 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं, 1000 जन्म में बच्चे लेते हैं, उसमें से 4 बच्चों में ये जो है प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, 4 बच्चों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और प्रतिवर्ष भारत में इसके कितने मामले आते हैं दोस्तों? लगभग 25,000 मामले आते हैं, 25,000 मामले आते हैं। इसका नाम है स्पाइना बिफिडा, ठीक है, स्पाइना बिफिडा इसका नाम हो जाएगा, स्पाइना बिफिडा इसका नाम हो जाएगा। दोष क्या है? जन्मजात न्यूरल ट्यूब दोष, जन्मजात न्यूरल ट्यूब दोष। आप देख रहे हो यहाँ पे हड्डियों का विकास नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे जिसमें भ्रूण की प्रारंभिक विकसित दौरान रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाती, स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाती। ये जो स्पाइनल कॉर्ड आप देख रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाती, पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाती है। यह स्थिति निचले अंगों को आंशिक रूप से अपूर्ण पश्चाघात के कारण बनती है, ठीक, पूर्ण पश्चाघात के कारण बनती है। तो स्पाइना बिफिडा ये चर्चा में रही बीमारी है, जो काफी चिंता का विषय है हमारे भारतवासियों के लिए, काफी चिंता का विषय है, क्योंकि हर साल 25,000 मामले आ रहे हैं। तो सोचो, ये तो आधिकारिक रूप से है, ये तो आधिकारिक रूप से, आगे क्या क्या होता होगा बताइए सब लोग। अच्छा, इसके ऊपर प्रश्न भी सॉल्व करते हैं, आज आप लोगों को क्लासेस करने के बाद बहुत मजा आएगा। आप खुद कहिएगा सर जी मजा आ रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है, आप खुद कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा अपना, आप खुद कहेंगे कि सर जी वाकई में हम लोग यही क्लासेस चाहते थे और अब हम लोगों को रिवीजन करना भी शुरू कर दिए। मैं अभी भी 27 सितंबर को ही मान के चल रहा हूँ, एग्जामिनेशन रख लीजिएगा। अब बताइए इसका आंसर। स्पाइना बिफिडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्पाइना बिफिडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई सेशन को शेयर कर देना यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, ठीक, चलिए फिर से यत्ना अभी कहां खत्म हो गया है? जबरदस्ती भागने का कोशिश मत करो, जबरदस्ती का किसी को आइडिया मत दो कि भाग जाए। अभी तो सेशन की शुरुआत हुई है, तब लेकर सर खत्म हो गया क्या? अभी तो सेशन की शुरुआत हुई, अभी तो पढ़ने में मजा आना शुरू हुआ है। बताइए सब लोग, अभी तो पढ़ने में मजा आना शुरू हुआ है। स्पाइना बिफिडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जन्मजात न्यूरल ट्यूब दोष है जो भ्रूण के बाद विकास चरण में उत्पन्न होता है। स्पाइना बिफिडा न्यूरल ट्यूब का पूर्ण रूप से बंद होना प्रमुख कारण है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब इसको पहला कथन तो होना ही चाहिए, देखो इसमें जो पहला कथन तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तू बोला है, और दूसरा कथन भी सही है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही है, ए प्लस बी दोनों ही सही इसका आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चले हम लोग अब जैसे कि मालूम है दिल्ली में तुर्कमान दरवाजा, दिल्ली नगर निगम में तुर्कमान दरवाजे के समीप वाले क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का बुलडोजर अभियान चलाया गया। हालांकि इसके ऊपर प्रश्न नहीं बनने चाहिए, तो तुर्कमान दरवाजा चर्चा में है, ये पूछा जा सकता है, याद रख लीजिएगा। दिल्ली नगर निगम के पास, मैं फिर से बता देता हूँ, दिल्ली नगर निगम के पास तुर्कमान दरवाजे के समीप जो है ना अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने का जो है मामला सामने आया है। इसी दौरान जो है असामाजिक तत्वों ने तुर्कमान दरवाजे पर ध्वस्त किए जाने की अफवाह फैल रही थी। अब देखिए तुर्कमान दरवाजे को ध्वस्त करने की जो है दोस्तों क्या है दोस्तों न्यूज फैल रही थी, जिसके कारण लोग भड़क गए थे। ठीक, पुराने दिल्ली के शाहनाबाद में स्थित एक ऐतिहासिक मुगल कालीन प्रवेश द्वार है जिसका नाम तुर्कमान दरवाजा है, जिसका नाम तुर्कमान दरवाजा है, जिसके कारण वो चर्चा में आया था। ठीक है, पुराने दिल्ली के शाहनाबाद या शाहजहानाबाद में स्थित एक जो है जो ऐतिहासिक मुगल कालीन प्रवेश द्वार है जिसका नाम है तुर्कमान दरवाजा, जो मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। अब इसको ध्वस्त करने की बात जो है दोस्तों लोगों के सामने आई थी, जिसके बाद क्या हो गया था दोस्तों, जिसके बाद वहां पे हिंसा भड़क गई थी, जिसके कारण वहां पे हिंसा भड़क गई थी। तो एक अफवाही थी, उसको तोड़ा नहीं जा रहा भाई, जबरदस्ती का कोई न्यूज फैलाया था, जिसके कारण ये नुकसान देखने को मिला था कि जनता आपस में लड़ रही थी, जनता आपस में लड़ रही थी, वहां पे हिंसा भड़क गई थी, वहां पे हिंसा भड़क गई थी, वहां पे हिंसा भड़क गई थी, याद रख लीजिएगा तुर्कमान दरवाजा। ठीक, इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध सूफी संत तुर्कमान बयानवी निवास समाधि के नाम पर, जिनके नाम पर इस दरवाजे का नाम रखा गया है। बहुत बेहतरीन जगह है, देखना चाहोगे? कौन कौन देखना चाहेगा तुर्कमान दरवाजा? 17वीं शताब्दी में इसको कौन बनवाया था मालूम है? 17वीं शताब्दी में इसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, 17वीं शताब्दी में इसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। 17वीं शताब्दी में ये जो तुर्कमान दरवाजा बना था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आपको दिखाते हैं, खुल जाओ सिमसिम, खुल जाओ सिमसिम। देख रहे हो कभी कभी इंटरनेट नहीं, हमेशा ही इंटरनेट धोखा देता है, हमेशा इंटरनेट धोखा देता है। यही है तुर्कमान दरवाजा, इतना 17वीं शताब्दी में शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ कथन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो सभी लोग, क्योंकि पेपर में आजकल यही प्रश्न पूछता है कि भाई साहब ये चर्चा में रहने वाले ये स्मारक कहाँ पे है? पुरानी दिल्ली के शाहजहानाबाद में स्थित मुगल कालीन प्रवेश द्वार है। लिखे लो भाई, पुरानी दिल्ली जो है ना, पुरानी दिल्ली जो आप दिखेगा, पुरानी दिल्ली है ना, पुरानी दिल्ली के पास शाहजहानाबाद यही है ना, शाहजहानाबाद लिख ले, शाहजहानाबाद में स्थित एक ऐतिहासिक मुगल कालीन प्रवेश द्वार, शाहजहानाबाद के पास जाता ऐतिहासिक मुगल कालीन प्रवेश द्वार है, 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 एक मुगल कालीन प्रवेश द्वार है जिसका नाम है तुर्कमान दरवाजा। इसका नाम क्या है दोस्तों? तुर्कमान दरवाजा मुगल कालीन प्रवेश द्वार है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट ने किया था, शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। 17वीं शताब्दी में किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने इसको क्या किया था? बनवाया था। ये देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है, कितना सुंदर लग रहा है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध सूफी संत शाह तुर्कमान बयानवी ने का निवास था, और समाधि के नाम पर ही उनके निवास और समाधि है, निवास और समाधि है, जिनके नाम पर ही इस द्वार का नाम पड़ा है, इस द्वार का नाम पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थे? प्रसिद्ध सूफी संत तुर्कमान बयानवी का निवास और समाधि स्थल था, बस उन्हीं के नाम पे इस द्वार का नाम तुर्कमान दरवाजा पड़ा है, बस उन्हीं के नाम पे ये दरवाजे का नाम तुर्कमान दरवाजा बना है। तो ऐतिहासिक रूप से यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐतिहासिक रूप से यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे तौर पे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसको जरूर से याद रख लेना, इसको जरूर से याद कर लेना। मे भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या कर लोगे? कुछ कर थोड़े पाओगे। क्लियर है? बोर हो रहे हैं क्या सभी लोग? बताना तो जरा। अब क्या करेगा, टीवी लगवाना पड़ेगा, बार बार हमको जो आगे आना पड़ता है ना, हमको दिमाग खराब हो जाता है। बोर तो नहीं हो रहा ना? बोर हो रहा है कोई तो बता दो पहले। ठीक है, बोर नहीं होना है, ऐतिहासिक रूप से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ भाई साहब, लेकिन बोर नहीं होना है, पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है, याद रख लीजिएगा, बोर नहीं होना है, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। ठीक,
गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक, चलिए, सही बात है, सरकार के पास कोई काम नहीं रहता तो सरकार नाम ही तो बदलती है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, देखो इसका आयोजन 8 से 11 जनवरी के बीच में सोमनाथ गुजरात में आयोजित किया गया था। हालांकि ये जो है मंदिर का ट्रस्ट से संबंधित है, सोमनाथ से संबंधित है, तो ये पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये संस्कृति को दर्शाता है ना, तो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में यूपीएससी लेवल में पूछ सकता है, यहाँ पे बाकी में नहीं पूछेगा। ठीक है, बाकी में ये नहीं पूछेगा, तो बाकी इसको मतलब पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है, सोमनाथ ट्रस्ट के बारे में बताने का भी कोई मतलब नहीं है। भाषिणी का नाम सुना सब लोग? देखो, श्रुति लेख एवं भाषिणी, यह केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भाषिणी नामक एक इंटरफेस के अंतर्गत एआई आधारित उपकरण श्रुति विकसित किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग लिख लीजिएगा श्रुति लेख है ना, सॉरी श्रुत लेख एवं भाषिणी, यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको विकसित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, लिख लेना, सूत्रलेख यत्ना, सूत्रलेख एवं यत्ना भाषिणी, एवं क्या लिख लेना दोस्तों, एकदम एवं क्या लिखना दोस्तों, भाषिणी, 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 भाषिणी यत्ना भाषिणी, सूत्रलेख एवं भाषिणी, एक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लिख लेना केंद्रीय, इसको जो है ना थोड़ा सा जो है पेन को मोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा, केंद्रीय लिख लेना, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक यत्न, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना यत्न, सूचना प्रौद्योगिकी यत्न, प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मंत्रालय यत्न, मंत्रालय। ठीक है, एक तरीके का ऐप है यार जो चर्चा में अभी आया है। ठीक, भाषिणी भारत के लिए भारत इंटरफेस के अंतर्गत एक एआई उपकरण है और श्रुतिलेख उपकरण श्रुतिलेख विकसित किया गया है। श्रुतिलेख क्या किया गया है, विकसित किया गया है। और जो श्रुतिलेख है ना, ये श्रुतिलेख है ना, श्रुतिलेख आप देख सकते हो, श्रुतिलेख वास्तविक जो है स्पीच टू टेक्स्ट तथा बहुभाषी अनुवाद प्रदान करेगा। एक तरीके का ऐप है, बस एक तरीके का ऐप है जो मल्टीपल लैंग्वेज पे काम करेगा। बस एक तरीके का ऐप है जो क्या करेगा दोस्तों, मल्टीपल लैंग्वेज पे काम करता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, एक तरीके का ऐप है जो मल्टीपल लैंग्वेज पे ये काम करते हुए दिखाई देने वाला है, याद रख लीजिएगा। ठीक, एक परियोजना थी कमला जल विद्युत परियोजना, लिख लेना, ये काफी ज्यादा जनवरी में चर्चा में थी। कमला जल विद्युत विद्युत परियोजना, कमला जल विद्युत परियोजना, ये काफी ज्यादा चर्चा बटोरी हुई है अपना, ये जनवरी 2026 में काफी ज्यादा चर्चा बटोरी हुई थी ये न्यूज अपना। कमला जल विद्युत परियोजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित 1720 मेगावाट क्षमता वाली कमला जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो बेसिकली कमला जल विद्युत परियोजना, जो पहली बात तो ये पूछेगा क्या है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। पहली बात तो इतना कमला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो है ना, इस अरुणाचल प्रदेश में क्या है दोस्तों, प्रस्तावित है, प्रस्तावित है, अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। और कितने मेगावाट की यहाँ पे बिजली बनाई जाएगी दोस्तों, 1720 मेगावाट क्षमता वाली ये विद्युत परियोजना है। 1720 मेगावाट वाली क्या है दोस्तों, जल विद्युत परियोजना है। ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में चर्चा में है, इसलिए ये हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। यह अरुणाचल प्रदेश के कमला जिले में कमला नदी पर विकसित की जाएगी। ये कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के कमला जिले के कमला जो जिला है, कमला जिले के कमला नदी पर क्या की जाएगी, इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, कमला नदी पर विकसित किया जाएगा। सुबनसिरी नदी एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, जो कि सुबनसिरी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये भी पूछ सकता है, ये कमला नदी किसकी सहायक नदी है,
सुबनसिरी जो है ना, ये जो कमला नदी आप देखो ना, ये सुबनसिरी सुबनसिरी की क्या है दोस्तों, सुबनसिरी की क्या है दोस्तों, सहायक नदी है। सुबनसिरी की क्या है दोस्तों, सहायक नदी है। ये सुबनसिरी की क्या है, एक सहायक नदी है। जो कमला नदी के बारे में आप पढ़ रहे हो, ये सुबनसिरी की एक सहायक नदी है। इसके क्रियान्वयन में प्रतिवर्ष 7,000 मिलियन यूनिट स्वच्छ हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। मतलब अगर ये तैयार हो जाता है, समय से पहले अगर तैयार हो जाता है, अभी समय पे भी तैयार हो जाता है, तो प्रतिवर्ष, मैं फिर से बता देता हूँ, ये प्रतिवर्ष लगना, प्रतिवर्ष इससे हम लोग प्रतिवर्ष क्या करेंगे, तो अगर तैयार समय पे हो जाता है तो प्रतिवर्ष हम लोग इसमें 7,000 प्रतिवर्ष 7,000 मिलियन यूनिट मिलियन यूनिट क्या करेंगे, 7,000 मिलियन यूनिट 7,000 मिलियन यूनिट स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा का क्या किया जाएगा दोस्तों, उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, जिसके कारण ये कमला जल विद्युत परियोजना चर्चा में थी। ठीक है, इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपको मैं नहीं पता, बहुत रिसर्च करके, बहुत ज्यादा पढ़ करके तब हम आपको चीजें अब रिवीजन करवाना शुरू किए हैं। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे जो है द एजुकेशन वे का ऐप इंस्टॉल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहीं पे ये पीडीएफ सारी चीजें मैं आपको प्रदान कर दूंगा। बाकी क्लासेस कैसी लग रही है जरूर से बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा, बताइए क्लासेस कैसी लग रही है जरूर से बताइएगा, क्योंकि आप लोग का रिस्पांस मिलता रहेगा, साथ साथ में तब समन्वय बना रहेगा, तब ना पता चलेगा कि क्लासेस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि टाइम बर्बाद हो रहा है, ये जरूर से बताइएगा, क्योंकि बेसिकली सब चीज आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए देखो 22 से 27 सितंबर को एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन का हम कुछ नहीं कर सकते कि कितने तारीख को आएगा। भागने की इतनी जल्दी क्यों रहती तुम लोगों को, अभी खत्म थोड़े हुआ है। अरे भाई बीपीएससी तैयारी 41G, ठीक है, लाइव चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है, और तुम हमसे जो है टेलीग्राम का लिंक मांग रहे हो। भाई थोड़ा सा तो पढ़ लिए होते, थोड़ा सा तो बुद्धि का उपयोग कर लिए होते। ठीक, चलो अभी खत्म नहीं हुई है, अभी क्लासेस आपकी जो है वो खत्म हुई ही नहीं है। ठीक है, अभी क्लासेस आपकी खत्म हुई नहीं है, अपना लाइव चैट बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, बंदा हमसे लिंक मांग रहा है, बताओ। क्या करें, इन कर दें, बोलिएगा तो इन कर देंगे, हमको क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। थोड़े से हमें परेशान हो जाते हैं सब, थोड़ा सा नहीं चला। आगे एक द्वीप था दोस्तों, सागर द्वीप, काफी ज्यादा चर्चा न्यूज बटोरे हुआ था जनवरी के टाइम पे अपना। ठीक है ना, सागर द्वीप लिखते हुए चलिएगा दोस्तों, हेडिंग डाल लेना सागर द्वीप, हेडिंग डाल लेना सागर द्वीप जो है, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, सागर द्वीप हेडिंग डाल लीजिएगा, सभी लोग कॉपी पेन लीजिएगा, नोट डाउन करते हुए चलेगा। ये पश्चिम बंगाल सरकार की मूरी गंगा नदी पर प्रस्तावित है, जो 5 किलोमीटर पुल पे आधारशिला रखी गई है। जो आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल सरकार ने मूरी गंगा नदी पर रखना, पश्चिम बंगाल सरकार ने मूरी नदी जो है ना, इस मूरी नदी पर क्या किया दोस्तों, मूरी नदी पर फिर से बोलते हैं, मूरी नदी पर 5 किलोमीटर लंबे पुल की आधारशिला रखे। 5 किलोमीटर लंबे जो पुल है ना, लंबे पुल की क्या है दोस्तों, लंबे पुल की आधारशिला रखी है। आधारशिला क्या है दोस्तों, आधारशिला रखी है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है अपना कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किस नदी पर 5 किलोमीटर लंबे जो है लंबे पुल की आधारशिला रखी है, तो मूरी नदी पर रखी है, याद कीजिएगा। इस पुल का निर्माण सागर द्वीप के मुख्य भाग से सीधे संपर्क मिलेगा। इस पुल के निर्माण का से सागर द्वीप के मुख्य भाग में सीधे संपर्क मिलेगा। इतना अगर ये पुल बन जाता है, तो ये पुल अगर बन जाता है, इस पुल के निर्माण से इस पुल के निर्माण के लिए लिखना, इस पुल के निर्माण से क्या होगा दोस्तों, सागर द्वीप की मुख्य भूमि से सीधा संपर्क मिलेगा। ये मालूम है, ये पुल जो है ना, सागर द्वीप के मुख्य भूमि से सीधा संपर्क मिलेगा। इतना सीधा संपर्क
मिलेगा, सीधा संपर्क मिलेगा, सीधा संपर्क मिलेगा। ठीक है, अगर ये पुल बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो सागर द्वीप एक सुंदर वन से लगभग 100 द्वीपों का से अधिक द्वीप आपको देखने को मिलते हैं। सागर द्वीप जो है एक भारतीय सुंदर वन में 100 से अधिक जो है द्वीप में से एक है, 100 से अधिक द्वीप में से एक है याद रखना। जो अगर मैं बात करता हूँ सागर द्वीप के बारे में, ठीक है, सागर द्वीप के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहेगा, काफी ज्यादा चर्चा में रहेगा। ठीक है, अब सागर द्वीप जो है सुंदरवन के 100 अधिक द्वीपों में से एक है। अब ये पूछा जा सकता है, जो सागर द्वीप है ना, ये सागर द्वीप जो है ना, सागर द्वीप जो है सुंदरवन जो है ना, सुंदरवन के इतना 100 द्वीपों में से एक है, ठीक है। सागर द्वीप जो आप देखोगे ना, पूछेगा कौन है दोस्तों, तो सागर द्वीप 100 सुंदरवन के 100 द्वीपों में से क्या है दोस्तों, 100 द्वीपों में से एक है, जो भारत और बांग्लादेश के तटों पर फैला एक विशाल मैंग्रोव वन है। जो इतना, जो कि क्या है दोस्तों, जो इतना भारत प्लस बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश लिखते हुए चलेगा सब लोग, जो कि भारत और बांग्लादेश के तटों पर स्थित एक विशाल मैंग्रोव वन है। ठीक है, तटों पर स्थित इतना, भारत और बांग्लादेश के तटों पर स्थित इतना, स्थित एक क्या है दोस्तों, मैंग्रोव वन है इतना, मैंग्रोव वन है। मैं फिर से बता देता हूँ, जो मैंग्रोव वन होता है ना, ये सुनामी से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये सुनामी से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुनामी से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। बड़ी बात तो यही है कि हमें सुनामी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह द्वीप एक बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर जो है हुगली मुरी गंगा नदियों के बीच घिरा हुआ है। ठीक है, जो द्वीप आप देखेगा ना, तो एक तरफ तो देखोगे बंगाल की खाड़ी है, ये द्वीप है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ मुरी गंगा नदियों से घिरा हुआ है, याद रख लीजिएगा। इस द्वीप के बारे में बात करूं तो ये द्वीप जो है ना, ये द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ मुरी गंगा नदी से घिरा हुआ है। तो अब देखोगे, जैसे मान लो ये जो है, ये आप देखेगा तो यहाँ पे एक तरफ देखो बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे द्वीप आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ क्या है, मुरी गंगा नदी है ना, मुरी गंगा जो नदी है, मुरी गंगा नदी, ये मुरी गंगा नदी से क्या हुआ है, ये घिरा हुआ द्वीप है जिसका नाम है सागर द्वीप। जिसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसका नाम क्या हो जाएगा, सागर द्वीप हो जाएगा। जिसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, सागर द्वीप हो जाएगा, सागर द्वीप हो जाएगा। तो एक तरफ मुरी गंगा नदी है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, इन दोनों से ये घिरा हुआ आपको देखने को मिलता है, इन दोनों से ये घिरा हुआ आपको देखने को मिलता है। ठीक, चलो, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलना, नोट डाउन करते हुए चलना, वो जरूरी है आप लोगों के लिए, वो जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक, वो जरूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इतना, वो जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, दिल्ली में अभी आपको एक कोरोना वायरस चर्चा में, रोटा वायरस काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है अभी, रोटा वायरस काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। छोटे ने सोच रहे हैं इसके लिए छोटा सा आज एक क्लासेस भी ले लें, एक छोटा सा क्लासेस भी इसके लिए ले लें। ठीक है, छोटा सा इसके लिए क्लासेस भी ले लें, छोटा सा इसके लिए क्लासेस भी हम लोग ले लें, सोच रहे हैं आज। कहिएगा तो ले लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, और क्या, हमको क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत थोड़े है, पढ़ना आपको है, रिवीजन आपको करना है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको हम लोग सेव कर रहे हैं पीडीएफ को, इसको बस सेव कर रहे हैं पीडीएफ को। क्या है यार, आज 12 मई है ना, क्लासेस में कोई शिकायत नहीं ना है, बता दीजिए ना, क्लासेस में कोई शिकायत कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि आप नहीं बताइएगा तो हमको पता भी नहीं चलेगा ना, आप नहीं बताइएगा तो हमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, क्लासेस सही लग रही है ना, रिवीजन अच्छे से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर एक तरीके से हम लोगों को रिवीजन करते हुए अब चलना है। ठीक, हर एक तरीके से रिवीजन करते हुए चलना है, किसी दिन हमको टाइम मिलता है। अभी देखो पैर में इंजरी हुई है, अब पैर का मेरे इंजरी होने में कम से कम 1 महीना ठीक होने में लगेगा, अब इसमें 20 दिन के आसपास हो चुका है। ठीक है, अब 10-15 दिन और आराम करने दो, तो एक 12 घंटे का मैराथन हम लोग ले लेंगे, एक 12 घंटे का क्या करेंगे, मैराथन हम लोग ले लेंगे, 12 घंटे का मैराथन हम लोग ले लेंगे, 12 घंटे का मैराथन ले लेंगे, या 12 घंटे का मैराथन ले लेंगे। उसके लिए सोचिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, हम हैं। ठीक है, बोला ना, जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन भी तुम्हारे साथ है, अपना उस दिन भी तुम्हारे साथ है, उस दिन भी तुम्हारे साथ है, याद रख लीजिएगा। ठीक, उस दिन भी तुम्हारे साथ है, अभी खत्म हुआ नहीं है, तो भागने का प्रयत्न करना मत। ठीक है
अच्छा, कवच का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठा के बताना तो कवच का नाम। देखो ये स्वचालित ट्रेन प्रणाली है, याद लीजिएगा। अब ये जो है ना, इसका परीक्षण किया गया था गुजरात के बड़ोदरा में, अहमदाबाद के रेल मार्ग के बीच में। गुजरात बड़ोदरा और यत्ना गुजरात में बाजवा और अहमदाबाद के बीच में कवच प्रणाली का क्या किया गया था, दोस्तों, परीक्षण किया गया था। कितने लोग कवच के बारे में सुने होंगे? ये स्वचालित ट्रेन प्रणाली है। ये क्या है दोस्तों? स्वचालित ट्रेन प्रणाली है, स्वचालित ट्रेन प्रणाली है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है मेरे मन, आपको बता दूं कि एक ट्रैक पे जो है ना, एक दो ट्रेनें अगर आ गई, ठीक है, एक ट्रैक पे दो ट्रेनें आ गई, अगर मान लो एक ट्रैक पे दो ट्रेनें आ गई, ठीक है, एक ट्रैक पे दो ट्रेनें आ गई, एक ट्रैक पे अगर दो ट्रेनें आ गई, एक ट्रैक पे दो ट्रेनें आ गई, ये कवच है इतना, जो कवच है ना, इस कवच 4.0 प्रणाली का परीक्षण किया गया था। इतना जो कवच आप देखिएगा, कवच 4.0 प्रणाली का क्या किया गया था? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अब इसमें हुआ क्या था दोस्तों, जैसे कि ये अभी फिलहाल जो है वंदे भारत ट्रेन में ही आपको देखने को मिलेगा, ये वंदे भारत ट्रेन में ही देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लो एक ही ट्रैक पे दो ट्रेनें आ रही हैं, तो इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा, ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा और क्या लगेगा, ये ट्रेन रुक जाएगी। ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा और ये ट्रेन क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा और ट्रेन रुक जाएगी, याद रख लीजिएगा। अब बेसिकली गुजरात के बजवा, ये कहाँ पे दोस्तों, जनवरी 2026 में, यत्ना जनवरी 2026 में, जनवरी 2026 में गुजरात में एक जगह है दोस्तों, गुजरात में एक जगह है दोस्तों, बजवा। क्या नाम है जगह का दोस्तों? बाजवा। बाजवा, बाजवा से और कहाँ के बीच मेरे भाई? दो, बड़ोदरा अहमदाबाद, ठीक है, बड़ोदरा अहमदाबाद, अहमदाबाद के बीच में या क्या किया गया मेरे भाई? 96 किलोमीटर के हिस्से में कवच प्रणाली का क्या किया गया? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कवच जो है ना, कवच इतना, कवच 4.0 का क्या किया गया? सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया 96 किलोमीटर के एरियाज में, 96 किलोमीटर के एरिया में। मतलब एक ही ट्रैक पे दो ट्रेनें चल के आ रही थी, एक ही ट्रैक पे दो ट्रेनें चल के आ रही थी और ऑटोमेटिक इसमें ब्रेक लगता है और ट्रेन क्या होती है? रुक जाती है। उसी को कवच प्रणाली कहा जाता है। लेकिन अभी फिलहाल बड़ी ट्रेनों में है, ठीक है। अब होता क्या है, ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा प्रणाली लेके आ रही है। क्योंकि कभी कभी होता है क्या भाई, इंसान है, टेक्नोलॉजी ये कभी भी धोखा दे सकती है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी रहेगी तो लगातार जो ट्रेन हादसे हमारे भारत में होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कमी आएगी। उसमें क्या आएगी दोस्तों? कमी आएगी, उसमें कमी आएगी। बस इसी के लिए ऐसा किया जा रहा है, बस इसी के लिए क्या किया जा रहा है, इसका ऐसा किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, याद रख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। पेरिस समझौता, आपको पता होगा 2025 में पेरिस जलवायु समझौते को कितने 10 वर्ष पूरे हुए थे। आप सभी लोग जानते हो ना पेरिस जलवायु समझौता। यह समझौता जो है दोस्तों क्या है दोस्तों, वैश्विक समावेशी लचीलापन प्रदान करता है, वैश्विक समावेश और लचीलापन प्रदान करता है। इसी के लिए क्या किया गया था, इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस जलवायु समझौता को 2025 में कितने वर्ष पूरे हुए थे दोस्तों? कितने वर्ष पूरे हुए थे? 194 देशों ने जलवायु कार्रवाई को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हुए थे और एक साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए थे। बोले थे 1.5 डिग्री से ज्यादा तापमान बढ़ने नहीं देंगे, बहुत ज्यादा होगा तो 2 डिग्री तक जाने देंगे, उससे ऊपर बढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि कई लोग सोचते होंगे सर 1 डिग्री तापमान बढ़ा है तो 1 डिग्री से क्या ही हो जाता है, 1 डिग्री से मुन्ना बहुत कुछ हो जाता है। बता दूं कि 1 डिग्री जब तापमान बढ़ता है गर्मी 10 गुना बढ़ जाती है, और 10 डिग्री से तापमान बढ़ेगा ना, गर्मी 100 गुना बढ़ जाएगी स्थिति। और ग्लेशियर की मेल्टिंग की जो स्थिति है ना, वो इतनी तेज हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी ना, एक समय तो बाढ़ आएगा और दूसरे समय ऐसा आएगा कि सूखा पड़ने लगा। जब ग्लेशियर ही नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से आएगा, जब ग्लेशियर ही नहीं रहेगा तो पानी कहां से आएगा। जो समुद्र धीमे धीमे गर्म होता है ना, वो बहुत तेजी से गर्म होना शुरू हो जाएंगे, बहुत तेजी से गर्म होना शुरू हो जाएंगे। जब स्थिति ऐसी आ जाएगी, स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, स्थिति इतनी खराब हो जाएगी, जो साइक्लोन जाते थे नॉर्मल साइक्लोन 4-5 महीने में एक बार, वो पता चलता हर महीने 4 साइक्लोन आ रहे हैं। तो 4 साइक्लोन आ रहे हैं तो हर महीने तबाही मचाएंगे। और जो अब हो क्या रहा है दोस्तों, समुद्र का तापमान 27 डिग्री से ऊपर होता है तो तापमान बढ़ते हैं। अब समुद्र का तापमान 27 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ग्लेशियर है ही नहीं जो सूर्य की किरणों को परावर्तित करके ऊपर भेज दे, तो सुपर साइक्लोन में तब्दील हो जाएंगे। वो सुपर साइक्लोन इतना तबाही मचाएगा, इतना तबाही मचाएगा ना कि बर्बाद हो जाएगा पूरा विश्व, इतना बर्बाद हो जाएगा पूरा विश्व। इसलिए बोलते हैं कि तापमान का बढ़ना हानिकारक होता है, चाहे वो 1 डिग्री बढ़े, चाहे वो 2 डिग्री बढ़े, चाहे वो आधा डिग्री बढ़े। लेकिन हाँ, ये खतरनाक होता है, ये खतरनाक होता है, ये खतरनाक होता है। इस बात को आपको मान के चलना पड़ेगा, इस बात को आपको क्या करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा, ठीक है, बाकी आपकी अपनी इच्छा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वरना कहिएगा सर ओवरलोड हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है, फिर ओवरलोड होगा